सास बहू की रोचक कहानी। एक दिन की बात है, जब मैं सोकर उठी तो मेरे मोबाइल की घंटी बज रही थी। मैंने देखा तो मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आ रहा था। अनजान नंबर देखते ही मैंने इग्नोर कर दिया। बार बार मोबाइल पर फ़ोन आ रहा था। मैं फ़ोन रिसीव नहीं करना चाहती थी, लेकिन बार बार फ़ोन आने से मजबूर होकर फ़ोन रिसीव करना पड़ा। फ़ोन उठाते ही मेरे कानों में जो आवाज़ आई, वह सुनकर तो मैं एकदम चौंक गई। जो फ़ोन पर था उसने सबसे पहले यही कहा, आई लव यू दीपशिखा। जिस शख्स ने किया, तुम मुझे नहीं जानती पर मैं जानता हूँ। मैंने उनसे कहा, ज़्यादा घुमा फिरा कर बात मत किया करो, साफ साफ बताओ तुम हो कौन, तुम मेरे फ़ोन नंबर कैसे मिला। उसने कहा, दीपशिखा, मुझे खुद ही घुमाना की आदत नहीं है, इसलिए मैं तो फ़ोन करते ही अपने प्यार का इजहार कर दिया। आई लव यू दीपशिखा। जिस शख्स ने किया था, उस शख्स को मैं जानती न थी और ना ही पहचानती थी। जब उसने यह वर्ड बोला तो मैंने उससे गुस्से से पूछा, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसने कहा, बुरा मत मानना दीपशिखा, शायद तुम मुझे नहीं जानती पर मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने उनसे कहा, ज़्यादा घुमा फिरा कर बात मत किया करो, साफ साफ बताओ तुम हो कौन, तुम मेरे फ़ोन नंबर कैसे मिला। उसने कहा, दीपशिखा, मुझे खुद ही घुमाने की आदत नहीं है, इसलिए तो मैंने फ़ोन करते ही अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैं तुम्हारी सहेली पुष्पा के बुआ का लड़का हूँ। उसने तुम्हारा नंबर दिया, वह नंबर नहीं देना चाहता था। मैंने बहुत जिद किया तो उसने दिया। उसके शादी में जब तुम आई थी तभी मैंने वहीं पर तुम्हें देखा था और तुम्हें देखते ही एक ही नज़र में तुमसे प्यार हो गया। मेरा नाम अनिकेत है और मैं तुम्हासे शादी करना चाहता हूँ। शादी वाली बात को सुनकर फ़ोन काट दिया, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती थी। जैसे फ़ोन कटते ही फिर से घंटी बजने लगी। उस लड़के ने पुनः फ़ोन करना शुरू किया। कई बार फ़ोन की घंटी बजकर कट गया, पर मैं फ़ोन नहीं उठाया। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। उस अनिकेत नाम के लड़के से परेशान हो चुकी थी, इसलिए मैं अपनी सहेली पुष्पा को फ़ोन किया, लेकिन पुष्पा ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर मुझे उस लड़के का फ़ोन रिसीव करना पड़ा और मैंने रोते हुए उनसे कहा, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। अनिकेत ने कहा, तुम्हें अचानक फ़ोन क्यों काट दिया। मैं तुम्हारे मोबाइल पर अपना फ़ोटो भी भेज दूँगा। फ़ोटो देखकर ही पहचान जाओगी, क्योंकि पुष्पा की शादी में तुमने मुझे देखी थी, पर शायद तुम्हें याद नहीं होगा। बुरा मत मानो दीपशिखा, मैंने तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। यहीं दिल से प्यार नहीं करता तो फ़ोन करते ही शादी की बात नहीं करता। मुझे भी अनिकेत की बात सही लग रही थी, क्योंकि अनिकेत की जगह कोई और होता तो प्यार की तो मीठी बातें करने के बाद कोई वादा करता, पर जब शादी की बात आती तो शादी करने के लिए कोई बहाना बनाकर शादी से इनकार कर देता। क्योंकि मैंने कई लोगों को तो देखा था, लोग प्यार कर लेते हैं, जब शादी की नौबत आती है तो वह अपने वादे से
मुकर जाते हैं। लेकिन मुझे अनिकेत ऐसा लड़का नहीं लग रहा। इसलिए मैंने अनिकेत से बात करके अपने घर वालों को साफ साफ बता देना चाहती थी। इसलिए मैंने अनिकेत से कहा, एक अच्छे लड़के हो, तुम्हें शादी के लिए बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी। मुझसे शादी करके तुम अपनी ज़िंदगी क्यों खराब करना चाहते हो? अनिकेत ने कहा, ऐसी क्या बात है कि तुमसे शादी कर लूँगा तो मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। दीपशिखा नहीं बोली। जब मैं 17 साल की थी और मेरा छोटा भाई गोपाल 12 साल का था, तभी मेरे पापा को अचानक हार्ट अटैक आया और वे हमें छोड़कर चले गए। पापा के गुजर जाने के बाद माँ की तबीयत खराब होने लगी। मैंने 17 साल की उम्र में ही अपने घर की पूरी जिम्मेदारियां संभाल रही थी। मैंने जैसे तैसे करके 12वीं की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद सिलाई का काम करके अपने परिवार की देखरेख कर रही हूँ। अपने छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च भी मैं ही उठाती हूँ। जब तक मेरा भाई गोपाल को जॉब नहीं लग जाता तब तक शादी नहीं करूँगी। अनिकेत ने कहा, इतनी छोटी सी बात के वजह से शादी नहीं करोगी? यदि मैं तुम्हारे छोटे भाई की पढ़ाई के खर्च को उठा लूँ तो? मैंने अनिकेत से कहा, अनिकेत बुरा मत मानना, मैं अपने माँ और भाई को किसी और का एहसानों तले नहीं पालना चाहती। और सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं आई। शादी होने के पहले वादा कर लेते हैं, जब शादी हो जाती है तो वादा भूल जाते हैं। और अगर तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम जो कहा पूरा करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, चाहकर भी लोग नहीं कर पाते। इसलिए मुझे माफ़ कर दो और अगर तुम्हें शादी करना है तो एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो। मेरे चक्कर में मत पड़ो। यह कहकर दीपशिखा अपना फ़ोन काट दी। अनिकेत बेचारा अगले 2-3 दिन तक तो फ़ोन नहीं किया, पर कुछ दिन बाद अनिकेत ने पुष्पा से कहलवाया कि शादी के लिए मान जाओ और शादी के बाद भी अपना सिलाई वाला काम करती रहोगी और अपने मायके वालों की खर्च उठा सकती हो। अनिकेत में कितने मिन्नतें करने के बाद भी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हुई थी, पर पुष्पा ने मेरी मम्मी से सारी बातें बताई। मेरी माँ को भी रिश्ता बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि बेटी, अनिकेत जैसा लड़का बहुत कम मिलते हैं। रही मेरी फिक्र करना छोड़ दो, शादी के लिए मान जाओ, मैं अपना ध्यान खुद कर लूँगी। मैंने भी बहुत सोचा और अनिकेत ने भी तो कहा था शादी के बाद भी मैं सिलाई का काम करती रहूँगी और अपने घर वालों का खर्च उठा सकती हूँ। इसलिए मैंने अनिकेत से शादी करने के लिए तैयार हो गई। जब अनिकेत को पता चला वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि अनिकेत दिल से प्यार करता था। कुछ दिनों के बाद मेरे और अनिकेत की शादी हो गई। मैं दुल्हन बनकर
अनिकेत के घर आई तो 1-2 महीने तो ससुराल में मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी सासू माँ ने मेरा जीना हराम कर दी। जब मैं मायके से सिलाई मशीन मंगवा कर कपड़े सिलने लगी तो मेरी सासू माँ को मेरा सिलाई करके मायके का खर्च चलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी मैं घर का सारा काम करके दोपहर में सिलाई करती तो मेरी सासू माँ बहुत नाराज़ होती, मानो पूरा घर अपने सर पर उठा लेती। लेकिन जब बात हद से ज़्यादा हो गया तो मजबूरन मुझे अनिकेत से कहना पड़ा। मैं गुस्से में अनिकेत से पूछा, तुमने तो कहा था शादी के बाद भी तुम अपना काम कर सकती हो, क्या तुमने अपनी माँ से नहीं कहे थे? अनिकेत बोला, हाँ, मैंने तो अपनी माँ से तुम्हारी सिलाई के बारे में कहा था कि शादी के बाद भी दीपशिखा सिलाई का काम करती रहेगी अपने मायके के लिए। लेकिन मेरी माँ ने उस वक्त इस काम के लिए सहमत नहीं हुई थी। मैंने सोचा समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीपशिखा, तुम भी चिंता मत करो, अभी नया नया हो, कुछ दिन बाद माँ भी समझ जाएगी। मैंने अनिकेत से, यही तो परेशानी का कारण है कि मेरे पास समय नहीं है। अगर मेरे पास समय होता तो मैं यह सब करती क्यों? मेरा ससुराल में ऐसे ही किसी तरह गुजारा हो जाता। उस दिन बाद अनिकेत को अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना था। अनिकेत को कई दिनों के लिए बाहर जाना दीपशिखा को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन ज़रूरी काम की वजह से जाना पड़ा। अनिकेत के जाने के बाद एक दिन मेरी सासू माँ दोपहर में सो रही थी तो मैंने सिलाई मशीन निकालकर कपड़ा सिलाई कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत से लोगों के कपड़े का ऑर्डर ले चुका था और टाइम से सिलकर देना था। सिलाई मशीन की आवाज़ सुनकर मेरी सासू माँ की नींद खुल गई। मैंने एकदम से डर गई कि कहीं मेरी सासू माँ ने मेरी सिलाई मशीन को नीचे उठाकर फेंक दिया। और जब मैं रोती हुई कहा, माँ जी, आप क्या कर रही हैं? भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, यह हमारे मायके की रोजी रोटी है। मेरी सासू माँ गुस्से में कहा, तुम बहुत जुबान चला रही हो, असल में तुम मेरे घर के लायक है ही नहीं। यह कहकर मेरी सासू माँ मुझसे कमरे से निकालकर बाहर कर दिया। मैं रोती बिलखती रही। मेरी सासू माँ को तनिक भी तरस नहीं आया और उन्होंने मेरे घर का दरवाज़ा बंद कर दी। मैं रोते रोते किसी तरह अपने मायके चली गई। अगले 2-3 दिन बाद अनिकेत का फ़ोन मेरे पास आया। मैंने जब फ़ोन उठाया तो अनिकेत ने कहा, दीपशिखा, तुम कहाँ पर हो? अनिकेत की आवाज़ सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और सारी बातें उन्हें बताई। जब अनिकेत मेरे साथ आया तो मैंने अनिकेत के घर ससुराल चली आई। यहाँ आने पर मेरी सासू माँ मुझे देखकर मुंह बना ली। अनिकेत ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपका स्थान तो इस दुनिया में बहुत ऊंचा है। माँ, आपका स्थान कोई ले नहीं सकता, क्योंकि आप मेरी माँ हैं। माँ होने का मतलब नहीं कि आप जो चाहें वह करें। आपको समझदारी होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही रही तो आप अपने ही बेटे
वह बहू का घर उजाड़ जाएगा, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आपको अकेले ही रहना है तो रहिए, पर मैं आपके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि दीपशिखा मेरी धर्म पत्नी है। मैं शादी ब्याह करके उसे अपने घर लाया हूँ, इसलिए मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं उससे खुश रख सकूं। पर मुझे नहीं लगता कि हम एक छत के नीचे एक साथ रहेंगे। और जाते जाते मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपका स्थान कोई नहीं ले सकता, इसलिए हो सके तो माफ़ कर देना। यहीं कहकर अनिकेत मुझे लेकर वहाँ से निकल गए और हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। पर अगले कुछ दिनों में अनिकेत की माँ का फ़ोन अनिकेत के पास गया। वह बहुत रो रही थी। वह अनिकेत से माफ़ी मांग रही थी। मेरी सासू माँ कह रही थी, मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। बेटा, तुम जल्दी से मेरी बहू दीपशिखा को लेकर अपने घर आ जाओ। मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकूंगी। अनिकेत ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी ऑफिस में हूँ। आज शाम तक मैं दीपशिखा को लेकर घर पर आ जाऊँगा। माँ, मुझे भी आपके बिना अच्छा नहीं लगता था, पर घर छोड़ना मेरी मजबूरी थी। अच्छा माँ, आज का रात का खाना घर पर नहीं बनेगा, हम सब कहीं बाहर खाना खाने चलेंगे। किसी ने सच ही कहा है कि अकेलापन बहुत खतरनाक होता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को समझते ही नहीं। देर से ही सही, पर अनिकेत की माँ हेमलता जी को समझ तो आ गई। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।